हाँ, बुआ दही, राइट। तो भाइयों और बहनों, आगे बढ़े। तो तीसरे पैराग्राफ के तीसरे पैराग्राफ तक हम आए थे। हाँ, बुक लॉन्च हो गई, बिल्कुल हो गई। और सेमिनार था वो भी हो गया। दिन में यहां सेमिनार था, शाम को बोरीवली में सेमिनार है। शाम को बोरीवली में बोलना है, दिन भर यही करना है अपने। चलिए, और बीच में आपको पढ़ाना है। नाउ क्लास 3 का पहला पार्ट था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा पार्ट था इन्वेंट्री। तीसरा पार्ट था इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस। एक्स्ट्रा कपड़े पहन के आया हूं, उतार के नहीं आया जो तू ऐसा देख रहा है नाउ। और देख तो ऐसा रहा है जैसे मैंने कोई डिस्क्लोजर कर दिया हो। नाउ अब पार्टी करेंगे। नाउ सो 313 लोन तो हमने देख लिए। अब चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली आपसे पूछा जाना नहीं चाहिए 3 का चौथा पॉइंट, क्योंकि आपके कोर्स में ही नहीं है कि क्या लोन, इन्वेस्टमेंट, क्या लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी देते समय if given compliance with section 185 and 186 has been done, in respect of loans, investment, guarantee, security, if given compliance with section 185 and 186 has been done। सिंपल सा पॉइंट है, 185 और 186 सेक्शन फॉलो हुई या नहीं हुई। 185 होता है लोन टू डायरेक्टर्स and person in whom director is interested। और 186 होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी बाय अ कंपनी। अपने को अंदर जाके कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों अपने कोर्स में ही नहीं। सो जब दोनों ही कोर्स में नहीं है तो जाने दो, अपने को बात ही नहीं करना। तो 185 और 186, तो ये था इस फाइनल में। तो आपको मैं लॉ में पढ़ाऊंगा ये दोनों सेक्शन, तो केस ही खत्म, फिर तो बची गई क्या। ये तो डायरेक्टर तो मतलब
ब्लास्टिंग होता है। चलिए नाउ भाई साहब, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गारंटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अगर दी गई है तो कंप्लायंस विद सेक्शन 185 और 186 हैज बीन डन और नॉट, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी हद वाला पॉइंट है, एंड दैट इज पब्लिक डिपॉजिट एंड कारो। तरुण सर ने आपको चैप्टर 5 पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर सेक्शन 73, 74, 75 और 76 और फिर रूल्स भी आपको पढ़ाए हैं। तो एज एन ऑडिटर बिल्कुल बोलना चाहिए बेटा। क्या होता है, जब अपने को आता है और अपन बोलते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अड़ोसी पड़ोसी का गिरता है, और जब अड़ोसी पड़ोसी का कॉन्फिडेंस गिरता है तो अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के दो तरीके, एक तो पढ़ो और दूसरा जमाने के साथ बोलो। और तो दो टाइप से कॉन्फिडेंस बढ़ाए जाते हैं, एंड एवरीवन हैज टू डू दैट। चलें आगे। नाउ पब्लिक डिपॉजिट एंड कारो में क्या बोल रहे हैं, इफ अगर कंपनी ने, इफ कंपनी हैज accepted deposits or deemed deposits, कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हैं या डीम्ड डिपॉजिट्स इशू किए हैं, तो वेदर डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई सेक्शन 73 to 76 and relevant provision of Companies Act and rules, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस रूल्स भी पढ़े आपने, वो फॉलो हैं कि नहीं। If not, contravention should be reported. ऑडिटर को देखना है कि कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हुआ, अगर है तो रिपोर्ट करना है साथ में। when if any order has been passed by CLB पुराना, NCLT नया, RBI, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, whether complied by company or not। दो चीजें डिपॉजिट में आ रही, देखो ऐसा है, अपन तो ये देखेंगे कि क्या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट इशू किए हैं, हाँ, या डिपॉजिट लिए हैं, हाँ। डिपॉजिट लिए हैं तो आपको मालूम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट ले रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिपॉजिट ले रही है, लिस्टेड कंपनी डिपॉजिट ले रही है, सबके अपने अपने रूल है। एडवर्टाइजमेंट दो नहीं, करोड़ों करोड़ 50 चीजें उसमें, क्रेडिट रेटिंग आएगी और क्या मालूम क्या क्या आपने पढ़ा है सब। तो वो बोल रहे हैं कि ये बताओ क्या कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए
अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए या डीम्ड डिपॉजिट लिए हैं तो आरबीआई के डायरेक्शन सेक्शन 73 से 76 रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फॉलो किए या नहीं किए, और अगर नहीं किए हैं तो कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट करो। अब अगर आपने कोई गड़बड़ रीपेमेंट में की होगी तो शिकायत गई होगी कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, आरबीआई, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, क्योंकि आपको तो तरुण सर ने पढ़ाया है कि वो तो थाने में जाके भी रिपोर्ट कर सकता है आदमी, पास के सबसे पास के थाने में जाके रिपोर्ट की जा सकती कि मेरे डिपॉजिट नहीं दे रहे। सो वेदर कंप्लाइड बाय द कंपनी और नॉट, उन्होंने अगर कोई ऑर्डर इशू किया है कि इनके पेमेंट वापस करो या ये डिपॉजिट वापस करो, तो क्या कंपनी ने कंप्लायंस किया है या नहीं किया? इज दैट क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट है, कोई दम नहीं है। अगली बात जो हमने पढ़ा था कि जिन कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, ऑडिटर को सिर्फ ये देखना है कि वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं और रखे गए हैं। छोटा सा पॉइंट है, एक मिनट, ये कौन सा पॉइंट था? पैराग्राफ 3 पॉइंट नंबर 5। तो इधर देखो, पहला पॉइंट अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड नहीं, पहला पॉइंट अपना फिक्स एसेट का था। हेलो, उसके अंदर कितने पॉइंट थे? ए बी सी डी ई, और ए के भी 2 थे। हेलो, उसके बाद दूसरा था इन्वेंट्री, उसके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे। तीसरा था LGSI यानी लोन गारंटी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उसके 6 पॉइंट थे। फिर चौथा अपन लेकर आए 185 186, ये तो सिंपल है। उसके बाद पांचवा अपन लेकर आए पब्लिक डिपॉजिट्स। अब आएगा छठा पॉइंट, और छठा पॉइंट है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। whether company is required to maintain cost records. If yes, whether such records have been made and maintained. Whether such records have been made and maintained. सिंपल है। अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड को वेरीफाई करने की बात नहीं की गई है, सिर्फ क्या देखना है, मतलब अपन जाएंगे और उनको बोलेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड है, हाँ है, बताओ, देखेंगे, अच्छा ये कॉस्ट रिकॉर्ड है, 31 मार्च तक लिखे हुए हैं, हाँ गुड, मेड भी और मेंटेन भी। वेरीफाई नहीं करना है उनको कि उसमें जो एंट्री है वो सही है कि नहीं। ओ भाई साहब, अपने को बोला गया है कि सिर्फ मेड है और मेंटेन है कि नहीं है देखो। अपने को नहीं बोला गया कि उसकी अंदर जो एंट्रीज दी गई हैं उन एंट्रीज को वेरीफाई करो दोस्त, ऐसा नहीं कहा गया है। इज दैट क्लियर? सिंपल पॉइंट। इसके बाद 7वां पॉइंट और ज्यादा सिंपल है, कोई भी अभी लिखेगा नहीं, पहले मेरी बात यहां पे समझेंगे। पहला क्वेश्चन, whether company is regular
in depositing statutory dues. कौन कौन से स्टेच्यूटरी ड्यूज? स्टेच्यूटरी ड्यूज कौन कौन से? इंक्लूडिंग, रुको तो सही, बहुत मजा आएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, सर्विस टैक्स जो पुराना बच गया हो, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का फंड, देन इनकम टैक्स, देन पुराना कोई सेल टैक्स, देन सर्विस टैक्स तो पहले ही हो गया था, हाँ सॉरी वहीं ले लिया था मैंने, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सारे आ गए। और उसके बाद बोला वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले लगता था वैट, सेस, और फिर आखिरी में जाके बोला एनी अदर ड्यूटी। तो नालायक सीधे लिख देता कोई भी स्टेच्यूटरी ड्यूटी ना, सब लिखेंगे। इफ नॉट, अगर रेगुलरली डिपॉजिट नहीं किया है तो गिव डिटेल्स ऑफ सच statutory dues which are undisputed and unpaid for more than 6 months on balance sheet date। बैलेंस शीट डेट पर मोर देन 6 मंथ से जो आउटस्टैंडिंग है, ध्यान से सुनना, अभी लिखने का बोला मना इसलिए बोला, क्या कंपनी रेगुलर रही, और अगर नहीं रही तो एरियर है क्या, और अगर एरियर है तो कितने अनपेड है, वो भी कौन से? अनडिस्प्यूटेड, वो भी कौन से? जो अनपेड है फॉर मोर देन 6 months। जो मोर देन 6 मंथ्स नहीं है उनको रिपोर्ट नहीं करना है, फिर ये लिखना है कंपनी इज नॉट रेगुलर। हेलो, सीधी सी बात है, क्या कंपनी रेगुलर है? हाँ, तो लिखो कंपनी रेगुलर है। क्या कंपनी इरेगुलर है? हाँ इरेगुलर है। तो ये बताओ क्या मोर देन 6 मंथ से इरेगुलर है? तो वो अनडिस्प्यूटेड डिटेल दो। नहीं सर मोर देन 6 मंथ्स 2 ही महीने हुए। हाँ तो ठीक है फिर इरेगुलर है ऐसे ही लिख देंगे। सर एरियर तो है लेकिन इसलिए है क्योंकि डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं। If above not deposited due to dispute which is pending before a forum, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं जो पेंडिंग हो गए उसमें 6 महीने नहीं देखने। पेंडिंग इसलिए हो गए क्योंकि डिस्प्यूट हो गया है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? डिटेल्स देनी पड़ेगी। ड्यूज कौन से हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, किस फोरम पर पेंडिंग है, पेंडिंग ओवर विच फोरम, एंड अमाउंट कितना है। ये चारों का डिटेल आपको देना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ड्यूज में। सिंपल। अब देखो ये कौन से ड्यूज है बाबू? अनडिस्प्यूटेड। और ये कौन से ड्यूज है बाबू? डिस्प्यूट। और अनडिस्प्यूटेड को रिपोर्ट कब करना है?
मोर देन 6 months। अब आप लिख सकते हो। टू मंथ्स ड्यू है तो खाली ये लिखना है कि भाई रेगुलर नहीं है। हाँ, लिख लिया। अभी तो देख रहे हैं कि लिखें कि नहीं लिखें, यूं विचार कर रहे हैं, फिर देखेंगे लिखें कि नहीं लिखें। डन। डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अब वो क्वेश्चन में देंगे आपको कि एक जीएसटी का पेमेंट 6 महीने से ज्यादा से नहीं हुआ है। जब कंपनी से पूछा गया कि जीएसटी का पेमेंट 6 महीने से ज्यादा से क्यों नहीं हुआ, तो कंपनी का कहना था कि हमने जीएसटी को एप्लीकेशन लिख के दी है कि ये गलत जीएसटी लगा दिया है। एप्लीकेशन देने से काम नहीं चलता है। अपील में गए हो तो बात करो, अपील में जाओगे तो क्या कहलाएगा, डिस्प्यूटेड। खाली लेटर लिखने को डिस्प्यूट नहीं कहते। तो क्या कंपनी रेगुलर रही डिपॉजिट में, तो हमारा आंसर होता है हाँ, कंपनी रेगुलर रही डिपॉजिट में। या कंपनी रेगुलर तो रही डिपॉजिट में लेकिन अप्रैल मई का पेमेंट नहीं किया है, अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है ना, सॉरी, जनवरी फरवरी के कुछ महीनों का पेमेंट नहीं किया है, को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर हो गए और अनडिस्प्यूटेड है तो बताने की जरूरत है, और अगर डिस्प्यूटेड है तो बिल्कुल बताने की जरूरत है कि कौन कौन से डिस्प्यूटेड। हेलो, इसके आने के चांसेस हैं दोस्त आपके। 6 महीने से कम है और अनडिस्प्यूटेड है तो सिर्फ ये लिखना है कि कंपनी इज नॉट रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द ड्यूज, नो ड्यूज आर मोर देन 6 months ओल्ड। सिंपल। चलिए, अब इनकम टैक्स का एक और पॉइंट जो 8वां पॉइंट बनता है, 8th point, and that is whether any unrecorded transaction has been surrendered। अब आप लिख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। has been surrendered or disclosed as income during the year। अंडर इनकम टैक्स आपको मालूम है किसी की अगर रेड पड़ जाती है तो फिर वो अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को सरेंडर करके दिखाता है। किसी को बढ़ लिया 1 करोड़ सरेंडर कर, उसने 1 करोड़ सरेंडर कर दिया। इफ सो, ऑडिटर को क्या देखना है, वेदर प्रीवियसली रिकॉर्डेड, previously unrecorded income is properly recorded in accounts। सरेंडर करोगे तो फिर प्रायर पीरियड आइटम बताना पड़ेगा। पिछले सालों की इनकम को अगर आप सरेंडर करोगे दोस्त, तो सरेंडर करोगे तो आपको कहां दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो एज अ प्रायर पीरियड आइटम। बताना ही पड़ेगा प्रायर पीरियड आइटम में, नहीं तो कहां लेके जाएंगे। पुराने साल में हम लोगों के पैसे खा गए, लोगों के पैसे नहीं खा गए, हमारी इतनी इनकम हुई, हमने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की, 4 करोड़ की इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की। इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, हमने कहा भाई ये 4 करोड़ की इनकम हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, तो अब करो। अब रिकॉर्ड करूंगा तो इनकम इस साल की थोड़ी कहलाएगी, वो प्रायर पीरियड आइटम ही कहलाएगी ना। तो प्रायर पीरियड आइटम की तरह उसे डील किया है या नहीं किया है, ये ऑडिटर को देखना है। तीसरे पैराग्राफ के 8वें क्लॉज, बाबूजी, पहला हुआ फिक्स असेट, दूसरा हुआ इन्वेंट्री, तीसरा हुआ एलजीएसआई, चौथा हुआ लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, उसके बाद चौथा हुआ, चौथा क्या था, 185 186 जो हमारे कोर्स में नहीं है। 5वां था डिपॉजिट, 6ठा था कॉस्ट ऑडिट, 7वां था स्टैट्यूटरी ड्यूज और 8वां था अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इसका नाम लिख लो,
अनडिस्क्लोज्ड इनकम। भाई साहब, ये भी 4 नंबर में आपके प्राण हरने को आतुर है, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। एक कंपनी पर आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं, आपको पता चला इस कंपनी ने 25 लाख रुपए इनकम टैक्स में सरेंडर किए हैं। एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है? हम कहेंगे वो 25 लाख जो इसने सरेंडर किए हैं वो इसने प्रायर पीरियड आइटम की तरह बताए या नहीं बताए? नहीं बताए हैं। अब मेरे को रिपोर्ट क्या करना है? क्या कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन सरेंडर हुआ? यस, ड्यूरिंग द ईयर ₹25 लाख हैव बीन सरेंडर्ड एज इनकम बाय द कंपनी एंड सेम हैव बीन रिकॉर्डेड एज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे हेलो, सेम हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस इतना लिखना है और क्या। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो और समझ रहे हो, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। इसके पीछे पूरी प्रोसेस होती है, कंप्लीट प्रोसेस इज देयर ऑडिट की, तब जाकर के ये पॉइंट आता है। जब आप बात करते हो तो जस्ट मिनट, कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये है क्या? व्हाट वी आर डूइंग, हम जो पढ़ रहे हैं कारों के अंदर, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? जस्ट अ मिनट। जस्ट वो क्या आपको समझ में भी तो आना चाहिए वो है क्या। मतलब अपन एक के बाद एक रिपोर्ट करे जा रहे हैं, तो आखिर ये चीज क्या है जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो? जस्ट लुक एट दिस। अब जैसे ये आपका एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बाद ऑडिटर को ऑडिट की चेकलिस्ट बनानी पड़ती है, तो ये सारी चेकलिस्ट होती है ऑडिटर की। चेकलिस्ट के बाद एविडेंस लेना पड़ते हैं इतने, उसके बाद इलस्ट्रेटिवली उसको क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। मतलब आप जो पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद यहां ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को यहां लगानी है उसकी ऑडिट प्रोसीजर, और ये सारी ऑडिट प्रोसीजर है कि ये वेरीफाई मिनट करो, वेरीफाई रेजोल्यूशन करो, MPV1 देखो, वेरीफाई करो, फिर उसके ऑडिट एविडेंस लो, और उसके बाद आप कैसे इलस्ट्रेटिव रिपोर्ट करोगे, या तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे। तो ये जो है ये डिटेल्ड है, आप जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ रिपोर्टिंग। अभी इसका पूरा लेखा जोखा आपको आगे देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, अब बात करेंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, एंड दैट इज लोन जो आपने लिए हैं, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, और इसके कितने पॉइंट्स हैं?
6 पॉइंट्स, ए बी सी डी ई और एफ. We have 6 points to it. सबसे पहला पॉइंट है कि क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरोइंग और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर. इफ यस, पीरियड एंड अमाउंट बताओ. वेदर डिफॉल्ट हैज बीन there by company in paying any principal or interest of loan. If yes, state the details of default. डिफॉल्ट की डिटेल्स बताओ. नेम ऑफ द बोरोअर, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट कितना अनपेड है, प्रिंसिपल कितना अनपेड है, कितने दिन से अनपेड है. यहाँ 90 दिन नहीं दिया हुआ उसने. यहाँ तो बोला अगर डिफॉल्ट किया है तो सबसे पहले रिपोर्ट करो कि इसने डिफॉल्ट किया है. दूसरा, कहीं कंपनी को बैंक ने वेदर कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तुम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसको विलफुल डिफॉल्टर यानी पैसा होते हुए नहीं भर रहा, जानबूझकर बैंक का पैसा खा के भग जाने वाले लोग. हाँ, वो आप जानते हो, नाम लेने की जरूरत नहीं. हाँ, सब का पैसा दे रहे हो बैंक को छोड़ के. तो बैंक ऐसे लोगों को विलफुल डिफॉल्टर को घोषित कर देती है. तो ऑडिटर को देखना है जिस कंपनी का वो काम कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, कहीं वो विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है. और अगर है तो डिक्लेयर आप अपनी रिपोर्ट में दो कि ये विलफुल डिफॉल्टर है. इज दैट क्लियर? अब आपको तरुण सर ने कहा था कि लॉन्ग टर्म लोन को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए. तो आप जो लोन ले रहे हो वो लोन उस पर्पस के लिए खर्च हुआ कि नहीं जिस पर्पस के लिए होना चाहिए था. वेदर लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज ऑब्टेन्ड. क्या लोन यूटिलाइज हुआ उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसे लिया गया था? और अगर नहीं हुआ, इफ डाइवर्टेड रिपोर्ट करो कि कहां यूज कर लिया. इफ डाइवर्टेड रिपोर्ट मतलब बैंक का पैसा कंपनी ने लेकर लिया तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए था और ले आए डायरेक्टर के लिए पोर्श. हेलो, तो गड़बड़ हो जाए. इसको उठाओ, कंपनी में इतनी गड़बड़ हो रही है और ये सो रहा है. ओ, कौन सो रहा है? जिराफ सो रहा है? क्या कर रहा है? सो वेदर नाटा सर क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं, तुमको पता चला कि नहीं चला? जल्दी करा रहे. अब तुम लोग थोड़ी हो इसमें, तुम्हारी तो एग्जाम आ गई, हम क्या करें? वेदर कौन से एग्जाम बताओ? मतलब वेदर लोन. अब मैंने आपको क्या है
बिल्कुल खबर दे दी है। अब बाकी आप जानो, नाटा सर जाने, निखिल सर जाने, कुछ टेंशन उधर भी तो जाना चाहिए। सब मैं क्यों लूं? तो मैंने आपको सुरसुरी लगा दी है कि एक टूर्नामेंट हो रहा है। वेदर loan has been utilized for the purpose for which it has been obtained and if diverted तो आपको देना पड़ेगा। Got it? मैं सिफारिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आग में घी डालने का काम करता हूं। चलिए अब आगे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बोलता हूं आग लगा दी, आग लगा दी। वाकई में लगाता हूं। देखो कैसी भयंकर लगेगी। अब शाम तक मेरे पास फोन आ जाएगा, तुमने उनको क्यों बताया? मैंने तो खाली बताया। नाउ इंपॉर्टेंट, आप भी खेलोगे? बिल्कुल खेलूंगा। हाँ, एक सबसे कमजोर टीम का कैप्टन रहता हूं मैं। जो भी सबसे कमजोर टीम होती है उसको मैं लेके जाता हूं। उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, रविजीत सिंह खनूजा को पहली बॉल पे आउट करना, और हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। उसके बाद हम कोई मैच जीते हारे हमें कोई मतलब नहीं। नाउ डी, वेदर फंड रेज्ड, वेदर शॉर्ट टर्म फंड्स have been utilized for लॉन्ग टर्म पर्पस। तरुण सर नाराज हो जाएंगे, क्या कर रहे हो ये? इफ यस रिपोर्ट। वर्किंग कैपिटल लोन लिया, बिल्डिंग में लगा दिया, पागल है क्या? कंपनी ने लोन लिए किस लिए? टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। हेलो, कंपनी ने अपनी क्रेडिट प्लेज करके लोन लेकर सब्सिडरी और एसोसिएट को तारने का काम तो नहीं ले लिया है? खुद के पूरे नहीं पड़ रहे पैसे, जमाने की उधारी चुकाने जा रहे हो। और हम शेयर होल्डर क्या बेवकूफ हैं जो तुम बाजार से लोन इसलिए ले रहे हो कि सब्सिडरी के पाप धो? क्या हुआ अंकल? मैं बोल रहा हूं डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ये अपन इसको टाइटल बदल देंगे। ये अपने लोन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट हैं। लोन टेकन पे, लोन टेकन में सबसे पहला पॉइंट था कि रीपेमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट था कहीं ये विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है। तीसरा पॉइंट था टर्म लोन का यूज सही हुआ कि नहीं। चौथा पॉइंट था शॉर्ट टर्म लोन का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पांचवा था लोन फॉर सब्सिडरी तो नहीं ले रहे हो आप। तो अगला पॉइंट है वेदर कंपनी हैज टेकन लोन or funds from any entity or person to meet obligation of subsidiary, associate or joint venture. If so, give details. आप जरा स्वार्थी बन के देखो, शेयर होल्डर के कितने राइट प्रोटेक्ट कर रही है कारो। आप इसको रिपोर्ट की तरह मत देखो। अब ऑडिटर क्या देख रहा है, यार जो लोन लिया है, पहली बात तो इसका रीपेमेंट ढंग से करने की नहीं है। बोले यार रीपेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ये विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं हो गए? नहीं, विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है। जो इन्होंने टर्म लोन लिया था क्या? हाँ, क्या 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 के लिए लिया था? प्लांट एनर्जी, उसी के लिए यूज किया।
किन्होंने शॉर्ट टर्म फंड लिए थे क्या? हाँ, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए यूज किए। हाँ, कहीं इन्होंने लोन लेके सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर के पाप दोनों तो चालू नहीं कर दिए? हेलो, अगली बात, अपनी ही सब्सिडरी, अपनी ही एसोसिएट, अपनी ही जॉइंट वेंचर के अंदर जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है उनको प्लेज करके लोन तो नहीं ले लिया? अरे 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 अरे, आप टिकड़म सुनो क्या हुआ। हमने क्या किया, हमारी सब्सिडरी है उसके पास खूब सारी एसेट है, हमारी एसोसिएट है उसके पास भी खूब सारी एसेट है, हमारे उन सब में इन्वेस्टमेंट है, तो हमने क्या उन इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के क्या लेना लिया? लोन। अब उन इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखकर अगर आप लोन लोगे तो आपका कंट्रोल तो चला जाएगा ना। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसकी मालिक हो जाएगी, सब्सिडरी और एसोसिएट की। तो ऑडिटर को बोला, भाई देख जरा यार, ये इन्होंने ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया? हेलो, वेदर company has taken loan by pledging its securities in holding subsidiary or joint venture। होल्डिंग सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखकर आपने कोई लोन तो नहीं लिया। हेलो, होल्डिंग सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सभी आएंगे। मैंने एसोसिएट नहीं लिखा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि जॉइंट वेंचर आ जाए और एसोसिएट नहीं आए? क्योंकि एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। यू गॉट इट? समझ में आई मेरी बात? टाइम हो गया। एक आदमी घड़ी पे ही बैठा रहता है। आज तो क्लास हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई अपनी, नहीं तो आज क्लास की बलि चढ़ने वाली थी, थोड़ी और देर हो जाती तो। नाउ तो भैया 1 मिनट, अभी तक कितने कितने हुए? पहला फिक्स असेट कितने पॉइंट? 5। 5 में पहला फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ टेंजिबल, नहीं सॉरी, फिक्स, एक मिनट, एफएआर फिक्स असेट रजिस्टर टेंजिबल का और फिक्स असेट रजिस्टर इनटेंजिबल का। हेलो, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे। अरे राम 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 राम, और कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो वो गई कि नहीं। तीसरा पॉइंट टाइटल। चौथा पॉइंट वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अगर हुआ। और पांचवा पॉइंट बेनामी प्रॉपर्टी। उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर आए कितने पॉइंट? 2। पहला फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो ठीक है कि नहीं। और दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट में जो स्टेटमेंट गए वो कंप्लाई हो रहे कि नहीं। ओके, इन्वेंट्री के बाद तीसरा एलजीएसआई, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। उसमें कितने पॉइंट? 6। पहला पॉइंट क्या था? रिलेटेड पार्टी को दिए उनकी डिटेल दो। दूसरा क्या था? फर्स्ट में 2 पार्ट थे, दूसरा था नॉन रिलेटेड पार्टी को दिए हैं वो भी देख लो, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन प्रेजुडिशियल तो नहीं है। तीसरा टाइमली रिपेमेंट हो रहा है कि नहीं। चौथा 90 दिन से ज्यादा वालों का नहीं, वो टाइमली रिपेमेंट में ही है 90 दिन। हाँ वो तो डी में है ना, 90 डेज वालों का क्या कर रहे हो। उसके बाद
रीशेड्यूल और कुछ तो नहीं किया है, गुड। न्यू ग्रांट, रीशेड्यूल, सेटलमेंट, हाँ। और उसके बाद आखिरी में डिमांड लोन को क्या किया। देन उसके बाद आए एलजीएसआई के बाद 185 186, उनका तो एक ही पॉइंट था, कंप्लाई हुई कि नहीं। उसके बाद आए पब्लिक डिपॉजिट, उसका भी एक पॉइंट था। फिर आए उसका भी एक पॉइंट था। फिर आए उसके दो पॉइंट थे, पहला अनडिस्प्यूटेड, दूसरा डिस्प्यूटेड। उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसका एक ही पॉइंट था। उसके बाद लोन कितने, 6 पॉइंट। हेलो एवरीवन, कल अपन इसको खत्म कर लेंगे। कल संडे है लेकिन अपन मिलेंगे और भरपूर मिलेंगे और इसको खत्म करने के लिए मिलेंगे। जो भी टाइम दे देंगे हर्षित सर उस टाइम पे मिलेंगे, पर मिलेंगे और इसको फिनिश करेंगे ताकि फिर अपन चालू कर सकें AS19। जी
पीडीएफ ना हाँ पीडीएफ डाउनलोड ही तो करी तभी तो आई है इसमें है ईमेल पे से सब डाउनलोड हो जाता ईमेल पे से नहीं मतलब गूगल से भी कर सकते हैं इसके अरे एक मैम आई है तो दिक्कत है अच्छा वो नहीं मैं कल परसों यहाँ पे ऊपर वाली क्लास में अपन गए थे हाँ